चलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमें ये कुछ ऐसा सेटअप दे रखा है। माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है ओ पॉइंट पर। ये ए डिस्टेंस इधर भी है और इधर भी ये ए डिस्टेंस है। तो हमें ये बताना है कि नेट फोर्स इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर क्या लगेगा। तो देखिए, फोर्स जो होता है, इसमें वाली दो चार्ज है, ये क्यू है और इधर भी ये प्लस क्यू है, दोनों प्लस क्यू। तो अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये जो लाइन आएगी, इसी लाइन के अलॉन्ग ये फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पर ये क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है और ये क्यू चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्यू नॉट और क्यू के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, मतलब क्यू जो है ये क्यू नॉट के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। हमें क्यू नॉट के ऊपर फोर्स देखना है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, क्यू नॉट के ऊपर। क्यू नॉट के ऊपर इस क्यू की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और माइनस क्यू की वजह से इसके ऊपर ये माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो क्यू नॉट माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ऐसे, कुछ इस तरह का इधर फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये हो गया F ड्यू टू क्यू चार्ज और ये हो गया F ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ये दोनों का मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं हम लोग। तो F ड्यू टू जो ये क्यू चार्ज होगा, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये के क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो पॉइंट चार्जेस हैं अगर, तो उनके ऊपर क्या फोर्स लगता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, जो भी दो चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस, जो दो चार्जेस उनके बीच का डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या फोर्स आएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा इसके ऊपर, क्यू नॉट के ऊपर, वो क्या होगा, के Q1 हो गया क्यू, Q2 हो गया क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ए, तो ए स्क्वायर। और F ड्यू टू माइनस क्यू क्या आएगा, ये के Q1 मतलब क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम सिर्फ क्यू लेंगे, ठीक है। क्यू ले रहे हैं यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो वो हमें डायरेक्शन पता है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्यू। दूसरा क्यू नॉट, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, ए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हो गया F ड्यू टू क्यू चार्ज और ये हो गया F ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो दोनों को अगर हम देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों को हम F बोल देते हैं, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों को हम F बोल सकते हैं, मैंने F बोल दिया। तो अब ये किस तरह का सेटअप है, यहाँ पर देखिए, ये ऊपर की तरफ लग रहा था ये वाला फोर्स माइनस क्यू की वजह से, और इधर लग रहा है प्लस क्यू की वजह से। ये दोनों फोर्सेस क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं दोनों को F लिख देता हूँ। दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल है 90 डिग्री और हमें इनके बीच का नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स के बीच में स्क्वायर रूट, मान लीजिए दो वेक्टर ए और बी हैं तो ए स्क्वायर, रिजल्टेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दो वेक्टर्स हैं मान लीजिए ए और बी, तो इनके बीच में मान लीजिए एंगल थीटा है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, वो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब यहाँ बात करें अगर हम, ये ए और बी दोनों इक्वल हो चुके हैं, मतलब दोनों एफ एफ हो गए हैं, ठीक है। तो ए और बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर एफ और एफ रख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ इंटू थीटा कितना है 90, तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, मान लीजिए इक्वल नहीं भी होते तो ये कॉस 90 बन के ये 0 हो जाता, क्या बचता, ये टर्म हट जाता, क्या जाता, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हम लोग हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का रूट, ये यूज़ करेंगे। और अगर कुछ एंगल थीटा है तो 2ab cos थीटा का टर्म भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग। दो फोर्सेस हो गए F और एंगल है 90। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये क्या बन गया? रूट 2f स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? रूट 2 और ये स्क्वायर रूट के बाहर आके f हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड आया रूट 2f। ठीक है, इधर देखते हैं। अब ये f की वैल्यू क्या थी? के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? रूट 2 टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। ये हो गया अपना फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? रूट 2 के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमें 4 ऑब्जेक्ट्स WXYZ दे रखे हैं, WXYZ ईच विथ चार्ज प्लस क्यू। सभी पर चार्ज कितना है? प्लस क्यू। सभी का चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है सभी के ऊपर। आर हेल्ड फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड डी। ये स्क्वायर है, ठीक है, साइड डी है, एज शोन इन द फिगर। ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड जेड आर ऑन द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ये एक्स और जेड मिड पॉइंट पर, मतलब ये d/2 डिस्टेंस हो जाएगी। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन ऑब्जेक्ट x इज F। W जो z x के ऊपर फोर्स लगा रहा है, W जो x के ऊपर फोर्स लगा रहा है वो कितना है? F। यानी फोर्स बिटवीन W एंड x कितना आ रहा है? F। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन z। अब z के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ड्यू टू W। z के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ड्यू टू W। ठीक है, तो ये जो F फोर्स आएगा W और X के बीच में, ये क्या होगा? देखिए जो डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी? d/2। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। सभी चार्जेस प्लस क्यू में, तो k q बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d/2। ये पूरा d दे रखा है, साइड स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो ये पूरा d है तो ये d/2 हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस है d/2 तो d/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या बनेगा? ये k q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये आ गई एफ की वैल्यू, जो कि फोर्स लग रहा है एक्स के ऊपर ड्यू टू डब्ल्यू। अभी हमें बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट डब्ल्यू ऑन जेड। ये जो डब्ल्यू है इस जेड के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा? मतलब ये फोर्स बताना, जेड के ऊपर क्या ये फोर्स लगाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी होगी W टू Z के बीच की। ये D दे रखा है और ये वाला डिस्टेंस d/2 दे रखा है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस d/2 दे रखा है। ये है d/2। ये D है और ये d/2। ये निकालना है, एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है ऐसा कुछ। ये D है, ये d/2 है, और हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। ये इसको r बोल देता हूँ, ये r डिस्टेंस पता करनी है, क्योंकि चार्जेस तुमको पता है k q1 q2 लगाना है, तो दोनों q है और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी हमें यार। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये r क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट d स्क्वायर प्लस d/2 स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया d और बेस हो गया d/2। तो ये क्या बन जाएगा? ये सॉल्व करके d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर आएगा ये 4d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 5d स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर रूट 5d स्क्वायर अपॉन 4। भाई मैं इसे रूट के बाहर नहीं ले जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर से पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा। अब हम निकालते हैं फोर्स ऑन z ड्यू टू W। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k q1, मतलब q दोनों ही चार्ज q1 q2 q ही, यहाँ पर सारे चार्जेस q दे रखे हैं, तो k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? 5d स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, ये r है। अब जब r का हम स्क्वायर करेंगे
आर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 5d स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर मतलब 5d स्क्वायर अपॉन 4। अब ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 और ये के क्यू स्क्वायर अपॉन 5d स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कंपेयर करें हम इस f से, तो f की वैल्यू है 4k³ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो 4k³ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इतना अगर हम देखें 4k³ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये f है, तो इस पूरे की जगह 4k³ स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की जगह f लिख सकते हैं हम, और अपॉन में क्या है 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा f बाई 5, यानी कि बी ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं ए और बी, आइडेंटिकल है, इनका शेप साइज सब सेम है, ये छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन ये एकदम सेम साइज के हैं दोनों। हैव चार्जेस -q एंड +3q, इसके ऊपर -q चार्ज है, इसके ऊपर +3q चार्ज। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d अपार्ट। इन दोनों को हमने कॉन्टैक्ट में लाया और फिर इन दोनों को d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d डिस्टेंस। फाइंड द नेचर ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन देम, हमें बताना है कि नेचर कैसा होगा, मतलब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये बताना, मैग्नीट्यूड नहीं बताना, सिर्फ इतना बताना है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। देखिए अगर सेम चार्ज होगा दोनों पर तो रिपल्सिव होगा, और अगर अपोजिट चार्जेस होगा तो अट्रैक्टिव होगा, यही पता करना है। जब हम इनको कॉन्टैक्ट में लेकर के आए हैं तो होगा क्या कि दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी टोटल चार्ज। देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ए और बी दोनों के ऊपर चार्ज क्या है, ए के ऊपर -q, बी के ऊपर +3q, तो टोटल चार्ज कितना होगा देखिए ए और बी का मिला करके, तो -q + 3q, तो -q + 3q कितना हो जाएगा 2q, नहीं जो टोटल चार्ज है वो है 2q, इन दोनों के ऊपर मिला करके टोटल चार्ज है 2q। जब ये कॉन्टैक्ट में आएंगे, क्योंकि इनका शेप और साइज सेम है, अगर शेप साइज सेम नहीं होगा तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है, तब वो सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, यानी एरिया पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि शेप और साइज इनका सेम है इसलिए 2q चार्ज था पूरा, तो आधा इसके पास और आधा इसके पास चला जाएगा, मतलब q इसके पास और q इसके पास, तो q चार्ज यहाँ है और q चार्ज यहाँ है, जब हमने इनको सेपरेट किया। अब दोनों के पास सेम चार्ज, ठीक है, और साइन भी दोनों का सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो यहाँ पर नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव नेचर हो जाएगा इसमें, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर बोल रहा है टू इक्वल बॉल्स हैव इक्वल पॉजिटिव चार्ज q, दो बॉल्स हैं इनके ऊपर, दोनों इक्वल बॉल्स हैं, दोनों के ऊपर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है q कूलम्स, आर सेपरेटेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू। यहाँ पर फिगर की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है, दो बॉल्स हैं, ठीक है, तो उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है q, क्या हो जाएगा k q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो भी उनके बीच का डिस्टेंस होगा, देखिए वो सस्पेंड है, मतलब ऐसे लटकाए हुई हैं दो बॉल्स, ठीक है, इनके ऊपर इनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा दूर चली जाए, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। अब इनके ऊपर इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ आर आ जाएगा, ठीक। अभी हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर इसके बाद क्या बोला, फाइंड द सॉरी कहाँ गए, व्हाट बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम। तो क्या बोल रहा है कि इनके बीच में हमने एक प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी अगर, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमने प्लास्टिक शीट इंसर्ट करी है तो मीडियम बदल रहा है, इन दोनों के बीच में हमने प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी है, तो ये एयर की जगह मीडियम अब प्लास्टिक हो गया है, ठीक है। तो ये जो k होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q इंटू क्यू स्क्वायर बन जाएगा, और ये आर स्क्वायर। तो एयर के लिए ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन कोई अगर मीडियम और रखें अगर हम, प्लास्टिक या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मीडियम बदल गया तो उसके लिए परमिटिविटी की वैल्यू अलग हो जाएगी। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एयर या वैक्यूम के लिए, तब जब कोई मीडियम आएगा तो उसकी परमिटिविटी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन, जो भी मीडियम होगा, तो वो क्या होता है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। अब इसके प्लेस पर, एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो एफ बन जाएगा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्यू स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रख सकते क्योंकि एयर नहीं है, तो यहाँ में मीडियम का परमिटिविटी
रखना होगा। तो ये एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू r स्क्वायर। ठीक है, इसी एप्सिलॉन r को कभी कभी k से भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी k से लिख देते हैं और ये भी k से लिखा होता है कभी कभी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी बोले या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम या मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर k भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है। अब ये k अलग है और ये k अलग होगा। यहाँ पर अगर क्या था वो लिखा होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर k है क्या, कि ये वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या एप्सिलॉन r है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर अब जो हम देखें तो अपना फोर्स पहले था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी क्या हो गया, देखिए ये 1 तो हटा सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पुराना वाला फोर्स है। नया फोर्स हम इसको डैश से लिख दे रहे हैं, एफ डैश है ये। तो एफ डैश क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर, इतना मिला करके पुराना वाला फोर्स है। देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये पुराना वाला फोर्स है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसके पूरे प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर बचेगा। ये पूरा एफ बन गया, बचा क्या नीचे एप्सिलॉन आर, तो नीचे एप्सिलॉन आर लिख दिया। तो इसको हम के भी मान सकते थे, एफ बाई के कर सकते थे, मतलब ये के अलग है। ठीक है, इसके की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये के अलग है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर को हम के से भी लिखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, फोर्स के टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम के से या एप्सिलॉन आर से, तो के टाइम्स अपर फोर्स कम हो जाएगा। तो जब हम प्लास्टिक शीट इंसर्ट करेंगे तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एयर के अलावा अगर कोई भी दूसरा मीडियम आया, अगर एयर के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम आया तो उसका जो भी रिलेटिव परमिटिविटी होगा, एप्सिलॉन आर या के जो भी दिया हो, तो उतना टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना भी है उतने टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। तो मीडियम यानी एयर के अंदर फोर्स मैक्सिमम होगा, एयर के अंदर फोर्स मैक्सिमम होगा। एयर के अलावा किसी भी मीडियम में अगर हम गए तो फोर्स हमेशा कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लास्टिक क्या कुछ भी लिखा होता तो वो फोर्स कम ही हो जाता, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमिटिविटी एयर की ही होती है। तो फोर्स हमारा कम हो जाएगा के टाइम्स या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। तो 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q, ये भी Q, इतना डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ये 2 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं दोनों। थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। एक चार्ज है कैपिटल Q जिसका मैग्नीट्यूड और साइन हमको नहीं पता है, कहाँ रखा जा रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं भी रख दिया। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया इसको, यहाँ से x डिस्टेंस है और यहाँ से 2 - x डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ से अगर x है तो यहाँ से 2 - x ही तो होगा, कैसे, नहीं समझ में आ रहा है सर? चलो देखते हैं। Q ये 2 मीटर है, मान लिए यहाँ पे रखा हमने, और ये फॉर एग्जाम्पल ये डिस्टेंस मान लिए 0.5 मीटर है। अब आप बताइए, अगर ये 0.5 है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर ये पूरा 2 है तो, अगर पूरा 2 है, इतना 0.5 है, तो इसको 1.5 मीटर होना पड़ेगा कि नहीं? एग्री करते हो? तभी तो मिला करके 2 बनेगा। तो देखिए किया क्या, 2 में से 0.5 को घटाइए तो यही तो मिलेगा। मैंने यही किया है, इस 2 में से इस x को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 2 - x। ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बताना है? सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मतलब सभी चार्जेस के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, ये भी 0, ये भी, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, मतलब रेस्ट में होगा पूरा का पूरा सिस्टम। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ, यहाँ पर स्मॉल क्यू नहीं, ये कैपिटल क्यू होगा। ठीक है, अगर स्मॉल क्यू का नेचर हमें नहीं पता होगा तो इसका नेचर नहीं बता पाएंगे। तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ नहीं साइन लगा है तो हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं कि स्मॉल क्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हमें नेचर बताना है कैपिटल क्यू का। चलिए पहले नेचर के ऊपर ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं कि कैपिटल क्यू पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है और ये दोनों पहले से पॉजिटिव है, तो ये वाला जो चार्ज होगा इसके ऊपर इस वाले चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ये रिपेल होगा क्योंकि सेम साइन है, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। अब देखते हैं इसको और इसको, तो ये दोनों भी सेम साइन है दोनों के ऊपर, तो इसके ऊपर फिर से रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अगर हो जाएंगे, मतलब इनके अपोजिट तो हो ही गए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा, अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है सर, ठीक है, ये समझ में आया ना कि दोनों के ये जो फोर्स लग रहा है दोनों की वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया इसके ऊपर। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इस क्यू चार्ज के ऊपर
इस कैपिटल क्यू की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा किधर, इस डायरेक्शन में। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो गए तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ये इक्वल हो जाएंगे तो फोर्स और बढ़ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो नहीं रहे इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, यानी ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है तो अब इसको हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। अगर ये नेगेटिव है, पहले इसकी बात करते हैं, तो इसके ऊपर जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, साइन अपोजिट हो गए, तो जो ये वाला क्यू चार्ज है ये इधर फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव इसके ऊपर, ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। और ये वाला क्यू भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से भी इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इक्वल एंड अपोजिट, अगर इक्वल हो जाए, अपोजिट तो है, इक्वल हो जाए अगर मैग्नीट्यूड तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इधर आते हैं, मान लीजिए इसकी बात करें तो इसकी वजह, इसके ऊपर इस माइनस क्यू की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये क्यू जो है माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा, अपोजिट चार्जेस हैं। और ये वाला जो क्यू है इस कैपिटल क्यू की वजह से इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो। पिछले वाले केस में इसके ऊपर तो नेट फोर्स जीरो हो रहा था लेकिन इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा था। सिमिलरली इसके ऊपर भी नेट फोर्स ऐसे ही जीरो हो जाएगा। दो फोर्सेस लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा तो इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये चार्ज नेगेटिव ही होगा, तभी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। मतलब सभी तीनों ही चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव होगा। तो हमें नेचर पता चल गया कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है सर, तो अब नेगेटिव हो गया। अब इसके ऊपर जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स, और इसकी वजह से भी अट्रैक्टिव फोर्स इधर। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैं इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब नेट फोर्स जीरो हो, मतलब F1 और F2 दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो F1 जो होगा वो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्या हो जाएगा K Q1 Q2। K Q मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे यहाँ पर, तो K Q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, x, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का जो फोर्स F2 है वो क्या हो जाएगा K Q1 Q2, तो कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है 2 - x, तो 2 - x का होल स्क्वायर। अब ये K जब आप ये K स्मॉल q कैपिटल Q अगर इधर भेजें तो डिवीजन में आ जाएगा। डिवीजन में आके ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। क्या बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 - x होल स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - x होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉल्व करें अगर तो ये करते चलिए, यहाँ से हम स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हटा देंगे अगर तो इधर क्या हो जाएगा +-2 - x। देखिए जब भी जैसे मान लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आएगा हमेशा प्लस माइनस और इधर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम 2 का स्क्वायर लिख दें तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, लेकिन + एक साइन आएगा। मतलब x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और x की वैल्यू -2 भी हो सकती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखा है, मान लिया 2 स्क्वायर 2 रख दे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सही बात है सर, x का -2 रख दें अगर तो -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये भी बात सही है सर, देखिए -2 का स्क्वायर +4 और 2 का स्क्वायर +4, मतलब सही है। तो इसलिए x की 2 वैल्यू होंगी जब भी स्क्वायर होगा तो एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड से। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +-। यहाँ स्क्वायर नहीं होता, अगर मान लिया ऐसे होता 2 - x तब हम क्या करते, यहाँ +- लगाते और यहाँ स्क्वायर रूट लगा देते। ठीक है, अभी दोनों तरफ स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर हटा दिया और +- लगा दिया। जब भी स्क्वायर हटेगा +- आएगा ही आएगा। तो एक बार हम प्लस का वैल्यू लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू प्लस का 2 - x लिया तो यहाँ से -x को इधर भेजा तो x + x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड में आके कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 1 बचेगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी 1 मीटर, यूनिट मीटर थी तो 1 मीटर। अभी अगर इसको हम नेगेटिव लें मतलब x इज इक्वल्स टू -2 - x, ये क्या होगा देखिए -2 और माइनस +x, तो x इज इक्वल्स टू -2 + x। अब इस x को इधर भेजें तो क्या हो जाएगा x - x इज इक्वल टू -2, x - x 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -2। कभी हो सकता है ऐसा, स्टेटमेंट गलत है, 0 - 2 के बराबर नहीं होता, तो इससे कुछ भी हमें हासिल नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सिर्फ प्लस लेकर के भी चलते तो आंसर आ जाता, लेकिन
वो कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1 मीटर, यानी ये 1 मीटर पे रखा होगा। 1 मीटर मतलब क्या हो गया, अगर ये पूरा 2 मीटर गया तो मिड पॉइंट पे रखा होगा। 1 मीटर इससे भी डिस्टेंस होगी और 1 मीटर इससे भी डिस्टेंस होगी, तो ये कहाँ रखा हुआ है 1 मीटर फ्रॉम आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज से 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और इस चार्ज का साइन कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और पोजीशन पूछा है तो पोजीशन क्या होगा 1 मीटर फ्रॉम आइदर चार्ज, ठीक है। भी देखते हैं अगला वाला असर्शन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड का है ये क्वेश्चन है। अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक, चलिए समझते हैं। मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, अवे होता है। इस वीडियो में मैंने बताया है आपको, ये पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो अभी यहाँ पर खैर बात हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई नेगेटिव चार्ज रखा, तो अभी आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाए। अभी ये सोचिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे हैं, अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये किधर आएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मान लीजिए फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अपोजिट चार्जेस है, तो इधर आ रहा है, किधर बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड थी ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। अच्छा सर, आप सोच रहे होंगे सर नेगेटिव चार्ज लीजिए, चलिए ठीक है, नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज लिया तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ, ठीक है। और अब हम मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात बोल रहा है, वो नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी हो सकता है। तो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज हमने रखा, तो अब ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो अगर हमने यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा तो इसके ऊपर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब ये बात आपको याद रखनी है, उतना कहानी कुछ पेपर में नहीं करना है आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बात खत्म। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, देखिए F इज इक्वल टू क्यू ई, कई तरीके हैं समझने के। F इज इक्वल टू क्यू ई, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो Q है, जो चार्ज है अपना, वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब माइनस क्यू रखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होता तो ये क्यू पॉजिटिव रहता, और अगर पॉजिटिव रहता तो ये बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप समझो। तो असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत हो गया। पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो असर्शन तो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन ऐसा है, असर्शन इज फॉल्स, तो डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं रीजन भी। ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, सेम बात लिख रखी है अलग तरह से कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गलत बात है ना, नेगेटिव चार्ज के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कहाँ फोर्स लगता है, तो यहाँ पर रीजन भी गलत है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये सब कैसा लग रहा है, क्या आपका फीडबैक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा वो बताओ आप, ठीक है। अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो मैं वो इंप्रूवमेंट करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आप कमेंट करोगे अगर तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं सभी चैप्टर्स के PYQ बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।